सा आपको ये कोई यूजफुल लगा या बेकार लगा? नो नो नो, बिल्कुल बेकार नहीं लगा. आई थिंक वेरी माइंड ओपनिंग इन सो मेनी वेज. हमने कभी ज्योमेट्री इस तरह से नहीं पढ़ी, टू बी ऑनेस्ट. इट वाज ऑलवेज टॉट कि ये एंगल्स हैं और ये याद कर लो. सो आई वाज ट्रेन्ड इन ज्योमेट्री. तो ये पहली दफा, दिस इज आई थिंक फर्स्ट टाइम when I was able to see and make connections, and I said कि अब तो geometry पढ़नी चाहिए, I should restudy again probably. So fascinating. So I'm sure most of you are aware, but I'll still read out the inscription at the entrance of Plato's Academy. Mm-hmm. Let no one ignorant of geometry enter here. Yeah. Isn't है हसन? Right. आप फलसफा पढ़ने जा रहे हैं तो ज्योमेट्री का क्या ताल्लुक है? तो मैं रिपब्लिक में से एक आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ about geometry from Plato's Republic. Then my noble friend, geometry will draw the soul toward truth. बस ये बात और भी है, मगर इतना ही आज के हिसाब से इतना ही काफी है. Then चलो बाकी पढ़ता हूँ. Then my noble friend, geometry will draw the soul toward truth and create the spirit of philosophy and raise up that which is not unhappily allowed to fall down. Basically, through bringing harmony to chaotic matter, is the cosmos created, and similarly all traditional art is created on that same principle. कि वो जो है जो कि पस्त है, जिसको डाउनवर्ड टेंडेंसी है, उसको थ्रू ज्योमेट्री आप अपवर्ड टेंडेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. मगर उससे पहले जो उन्होंने कहा कि ज्योमेट्री विल लीड यू टू द ट्रूथ एंड इट विल ऐसा माहौल पैदा करे कि कंटेम्पलेटिव कि आप फिलॉसफी की स्टडी के लिए तैयार हों. तो उस तरह से दिस इज रियली अ मेडिटेटिव एक्सरसाइज भी है ना, इसका अगर मानवी तौर पर देखें. सो दिस गोज बैक टू पाइथागोरस, which is the school from which Plato was connected to, the spiritual school. तो अब पता यही चला ना कि भाई मानवियत तो जो है वो रूहानियत से ही आती है, और कहाँ से आएगी. मगर जो मॉडर्न फलसफा है वो इन लोगों को सिर्फ एज फिलोसोफर्स देखता है, which is like a secular concept, whereas they were sages and initiates who were interested in reality. तो वो बहुत एक डिफॉर्मिटी है, मतलब कि स्टडी करने में ना प्रॉब्लम है बहुत. क्या कहना चाहिए. अच्छा, जब महीनों के नाम लिख दें फिर आखिर में हम वो उस पे आ जाएंगे अपने सेट स्क्वायर्स पे. और थोड़ी सी मैं आपसे, वो सारा ने बड़ा अच्छा सवाल किया था वो हार्ट के बारे में, तो उसका मुझे भी एक जवाब समझ में आया था, वो भी फिर शेयर करना चाहूंगा. तो ये नजर आ रहा है पेज, है इसको मैं जूम इन करूं? कर लो. नजर तो आ रहा है. अच्छा जी. फर्स्ट मंथ इज जनवरी, February, March. You see, इस तरह से East is connected to March, to one corner of the year. वरना वो भी नहीं समझ आता ना, इस तरह प्लॉट ना करें. This is also called the clock of the year, and obviously it is also linked to the 12 zodiacal signs. April, May, June. June is the longest day. South से वो related है, but north south भी डाल दो.
अगस्त, फिर सितंबर आ गया, the autumn equinox with the day and night are equal. सितंबर बाद आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अच्छा अच्छा, मजे की बात यह है कि हम टाइम भी ऐसे ही नापते हैं, तो कैसे वो हर चीज कोऑर्डिनेट हो रही है ना, ज्योमेट्री, measurement of time, measurement of the year and the months, And the seasons as well. seasons are integrated. And जैसे कि इसमें भी है कि 3 stands for the principles which are in the spirit, and 4 stands for its manifestation in the 4 sensible qualities: hot, cold, dry and wet. और उनको भी इन कार्डिनल डायरेक्शन से जोड़ा जा सकता है बहुत आसानी से। वो अब मैं वो भी लिखने लगा हूँ। So after repeat कर सकते हैं 3 stands for. सी आप वो आर्टिकल पढ़िएगा ना, उसमें बस यही है कि 3 और 7 आर फाउंडेशनल नंबर, इसलिए बार बार 3 और 7 पे आ रहा हूँ। 3 जो है वो ये ट्रायंगल है, 4 वो स्क्वायर, 3 and 4 are not 3 and 7, 3 and 4। अभी अब मैं वो एक पेपर पे ना सारा अब उसको समराइज करता हूँ 2 मिनट में, पहले ये बस लिख लें। तो the 4 qualities are, असल में the first quality is hot, और absence of heat is cold from one as, मगर one in itself cold is also a quality। तो ये vertical कहलाती है, vertical है ना। These are the first, the real qualities are these 2, and they are connected to winter as we know, December north, June south, obvious है। उसके बाद आ जाती हैं एक आ जाती है ड्राई, एक आ जाती है मॉइस्ट। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, वेट, मॉइस्ट, जो भी। एक में हीट ज्यादा है तो वो ड्राई है, एक में कोल्ड ज्यादा है तो वो मॉइस्ट है। ठीक हो गया? और इनके साथ फिर रिलेटेड है द 4 एलिमेंट्स। फायर, ड्राई एयर, वाटर, ये ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी के ये एलिमेंट्स हैं। और ये यानी अब यानी कि जो फिजिकल चीजें हैं, मतलब है भाई क्या कहते हैं, आम है फॉर एग्जांपल, जो फूड हम खाते हैं उसको भी हम क्वालिटेटिवली देखते हैं। हिकमत में आम की तासीर देखी जाती है कि वो गरम है, तासीर में गरम है, तो उसके बाद पानी पी लिया। या दही जो है वो ठंडा तर है, सर्दियों में ना खाया करो, खाया करो तो ऊपर सिनेमन छिड़क लिया करो। या जो चाय है वो ड्राई है, हॉट ड्राई है, उसमें एक इलायची कूट के डाल लो तो फिर उसकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। सो दैट why does it works? Because that's how it is। मेरा मतलब है that's how things are। अब हमारी मर्जी है कि हम बॉडी साइड को देखें तो हम उसका एनालिसिस करें, उसके केमिकल्स निकालें। अगर हम क्वालिटी साइड पे देखेंगे तो इस तरह चलेंगे, ये मैट्रिक्स होगी और ये जो है वो इस तरह चलते हैं। हकीम लोग, आयुर्वेदा हो चाहे वो चाइनीज मेडिसिन हो, सबका यही 4-fold डिविजन विद द 5th रूट थिंग, बोलिए ना, क्विंटेसेंस। तो ये मतलब फंक्शनिंग ट्रेडिशनल साइंसेस की यही बुनियाद। तो ये काफी हमारी अब शीट भर गई है, इसको कैसे इसको समराइज ये ह्यूमर से भी रिलेटेड है ना, जो जी हाँ। फिर अब जैसे कह रही है, उनको कहते हैं अखलाक, ये ह्यूमर्स जो कह रही है ग्रीक मेडिसिन की। then they are matched by the 4 bodily humors, के बॉडी में वो ये जो 4 क्वालिटीज है कैसे वर्क करती है। तो वो फिर उससे टाइप्स बनती हैं, फ्लेगमेटिक एंड वो जो ह्यूमन टाइप्स हैं।
बहुत ही खूबसूरत, यानी कि एवरीथिंग देन बिकम्स टाइड अप। देखिए ना, वो चीज हम समझ नहीं सकते जब तक वो कॉस्मोलॉजी ना हमारे जहन, जबान में आज तक है कि ही इज वेरी, क्या कहना चाहिए, टेम्परेट होता है शायद, हाँ जी। और एक होता है फ्लेगमेटिक होता है। एक हसन को पता होगा भाई, कोई गाइड करो, लिटरेचर वालों को सब पता होता है। शेक्सपियर भी कह रही है, बात करता है। मैंने असल में अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ना छोड़ दिया काफी देर से। तो अच्छा, डॉक्टर साहब आ गए, हमें पता ही नहीं चला चुपके से, उनकी हाजिरी लगा लो। असद भी आ गए, वेरी नाइस। असद, आप बाद में आए कि शुरू से थे? वैसे मैं बाद में आया। मैं शुरू से ही था, मैं वीडियो मेरी ऑफ है। आई सी। मुझे शक तो था, मगर आई वाज सो फोकस्ड ऑन दिस ड्राइंग चेक नहीं कर सका। ब्रेक में मैंने चेक किया। तैमूर साहब, एक चीज ये बताइएगा कि इसमें सारी चीजें जो डिवीजन है ना, बड़ी प्रिसाइजली डिवाइड हो रही हैं 12 में, 6 में। जैसे डेज की बात हुई थी, तो डेज 360 डिग्रीज के साथ अगर आप कॉरेस्पॉन्ड करें, तो ये 365 डेज, और हर मंथ के जो अलग अलग नंबर ऑफ डेज हैं, हाँ, ये क्या चीज है? ये यही है कि देखें, यही तो खूबसूरती है कि ये जो दुनिया है, ये उस तरह से तो परफेक्ट तो नहीं है ना, यानी कि उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है आर्कीटाइप्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ना, इन अ सेंस। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। काफी बिल्कुल यही है कि भाई वो आप नजर तो आ ही रहा है, उसका एक सिस्टम बना रहे हैं। अब परफेक्ट तो ना, सिस्टम भी नहीं है परफेक्ट, मगर कॉन्सेप्ट परफेक्ट है कि एक हार्मनी है और एक रिदम तो है ना। सूरज जो है वो चक्कर लगा के वो एक गोल गोल ही घूम रहा है, हर चीज गोल गोल ही घूम रही है। उसमें अब हम जो रिदम्स ढूंढ रहे हैं, ये उसका एक बड़ा जबरदस्त फिट है। और स्पेशली क्योंकि ये जो रेवलेशन है, जैसे हमने देखा था ना, इसलिए मैंने उस पर जोर दिया था, कुरान शरीफ में है कि वी फिक्स द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ मंथ्स एज 12 इन आवर बुक व्हेन वी क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। सो दिस इज एज इफ इन द इसकी बुनियादों में है ये वाला आर्कीटाइप 12 का। अब इस पे अब हम सोचते रहे तो चीजें, मतलब ये तो अपने अपने सोचने की चीज है। तैमूर साहब, हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशन की सेंस में जो ज्योमेट्री है वो आर्किटाइप्स तक पहुंचने का जरिया है, या जैसे ये है, जैसे हम आर्किटाइप ऑफ टाइम कह सकते हैं, जो कि फिर हकीकत में जब क्रिएट होता है या मैनिफेस्ट होता है तो वो मुख्तलिफ होता है अपने असल से। जी हाँ, ऑब्वियसली देखें ना, अब बेसिकली जो हेवनली जेरूसलम है, या जो जो आप कह लो, is is split into these 12 aspects. असल में तो यूनिटी है ना, और यूनिटी का इजहार हो रहा है उसके रिपीटिशन से। उसकी जो मल्टीप्लिसिटी में फ्रैक्चर होना है, दैट इज ड्यू टू टाइम, बट उसकी रिपीटिशन हमें फिर भी याद दिलाती है। जैसे हर रोज दिन रोटेट करता है, क्योंकि जाहिर है दुनिया रोटेट करती है, मगर मानवियत के हिसाब से देखें तो मीनिंग टू से व्हाट इट्स ट्राइंग टू टेल अस दैट देयर इज एन इटर्नल पैटर्न बिहाइंड दिस रिदम का। ये कहते हैं ना, रिदम इज यूनिटी इन टाइम। सिमिलरली जब जो बिल्डिंग है, जब हमने देखा था जो टिपिकल वो जो हश्त बहिश्त था प्लान फॉर्म, इन अ सेंस इट इनकैप्सुलेट्स द होल ईयर इन इट्स स्ट्रक्चर, in fact the whole cosmology in its structure। ये जो 12 में डिवाइड करता है, इसके 12 दर है ना, 3 to a side। ये मैं उस दिन दिखा रहा था, जब हम देखेंगे फिर इसको और भी देख लेंगे। चले, बस यही था। हाँ, एक दो चीजें मैं इस पे करके तो अच्छा, पहले अब हम, मेरा ख्याल है जल्दी से इस पे आ जाएं कि ये क्या है और वो क्या है। अब किसी कोई गेस कर सकता है ये क्या है?
कैसे, इसकी क्या बुनियाद है। तो हम इसी से पूछ लेते हैं, जैसे हमने कंपास से पूछ लिया कि भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो। There it is. मगर we want to connect it to what we just did. This is half an equilateral triangle. This is the first polygon. और हाफ करने का ये फायदा है कि हमें ना वो 30 डिग्री भी मिल जाता है और 90 भी मिल जाता है। टूल भी तो है ना, 90 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। अब दूसरा सवाल आपसे करते हैं। चलें फिजिकली भी देख लें। ये देख, यानी हसन साहब मजेदार नहीं होंगे? अब इसका कौन बताएगा? सर जी दसो। सरफराज साहब कह रहे हैं ये स्क्वायर लग रहा है। दो मिला लेंगे तो मिला लिए। दिस इज अ स्क्वायर कट अक्रॉस द डायगोनल। इसका क्या फायदा हुआ, हमें 45 डिग्रीज मिल गए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आर्किटेक्चर में, 90 तो है। तो ये है जी स्क्वायर and the equilateral triangle has been in your geometry box since your childhood and also for the last 6,000 years maybe. और इसकी ओरिजिन क्या हुई? ये हो कंपास सर्कल। तो बस ये कुछ बातें करनी थी। आखिरी मैं आपसे वो जो सवाल किया था, इसको हो सकता है I might have mentioned this aspect, but I'd like to end. अच्छा जी, सारा आपने सवाल किया था अबाउट द हार्ट। तो मुझे जहन में ये बात आई कि हमें शायद जरूरत है, और वो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल 100% ठीक जवाब दिया था कि द सेंटर, दैट्स व्हाट ही सेड। उसमें मगर जो कंफ्यूजन आपने जिस तरफ इशारा किया था वो शायद हल नहीं होती। Right. आजकल हम उसको कहते हैं कि दिल की बात करते हैं ना उर्दू शायरी वगैरह में, यानी कि सेंटिमेंट्स की का सोर्स बेसिकली, यानी कि जो हमारा क्या कहना चाहिए, जो सेंटिमेंट्स कहना चाहिए ना, जो हमारी वो एहसासात की जो दुनिया है उसका सिंबल है ना। है तो सिंबल ही, मतलब है जिस तरह शायरी में और नॉर्मल अंग्रेजी में भी जिन मानों में इस्तेमाल होता है, इट्स कनेक्टेड विद लव बेसिकली। तो ये मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं कि हम, आपको याद होगा हमने कहा कि जो इंसान है उसके 3 दर्जे हैं। एक देयर इज द बॉडी, देन देयर इज द सोल एंड देन देयर इज द स्पिरिट। तो this particular word signifies the center of each. In the body, it is the physical heart, which is really the center of the body. That is where, I mean, उसकी life चलती, दिल रुक जाए तो खत्म जिंदगी। तो bodily center भी heart है। अब soul जो है ना, soul को आप कह सकते हैं उसका जो essence है, that is love, एहसास है। तो उस तरह से जो मॉडर्न मीनिंग में हम उसको लव से कनेक्ट करते हैं, और दिल जो है उसको अपने फीलिंग से कनेक्ट करते हैं उर्दू में। तो वो क्योंकि देन इट स्टैंड्स फॉर द सेंटर ऑफ द सोल, सो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। और
जिस माने में इरफानी माने में या रूहानी माने में इस्तेमाल करते हैं, where it is the same as the intellect या अकल उस माने में, तो उधर then it stands for the center of, it stands for the spirit itself, the center of the spirit, as the center, like the center in the circle, वो तो बिल्कुल बियॉन्ड है ना, वो तो बस एक डॉट भी नहीं है, कागज में एक होल है which connects you to that which is beyond the कागज. It opens on to the transcendent. तो ये मैं कहना चाह रहा था. कंफ्यूजन भी इसीलिए होती है कि नॉर्मल जिंदगी में हम हार्ट को फीलिंग से जोड़ते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि रूमी भी शायद वही बात कर रहे हैं. इसलिए जो वेस्ट में रूमी की इंटरप्रिटेशन है वो अधूरी है ना. एक्चुअली मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि बहुत अब यहाँ पे न्यूरोसाइंस में बहुत काम हो रहा है, तो द आइडिया इज बेसिकली people are trying to locate where is consciousness, कि उसकी physical location क्या है. So what they do is MRIs and brain scans to figure that out. तो अभी but they never mention heart as a place where the soul lives. और जो nutrition science के लोग हैं अब वो बहुत शोर मचा रहे हैं कि gut, everything is about gut and you should worry about gut and gut health. तो वो एक location of क्या. So basically they said the gut is a new brain. So what, like how it means they're trying to locate these things which are not really physical into the physical organs. So I think that was my question कि यहाँ पे जब consciousness को समझने की कोशिश करते हैं scientist और neuroscientist, तो वो हमेशा brain पे जाते हैं. They always go for brain and they want to look at it scans के through वगैरह. तो how we would talk about heart, क्योंकि heart पे उस तरह से बात नहीं होती. If you think from, because I do a lot of work in learning theories as well, तो वो सारी brain related and they don't really mention anything. और जो अभी जो लोग soul and learning पे काम कर रहे हैं या soul and spirituality and learning पे काम करें, वो सारे भी they don't know where to go and they never mention heart in as a word even. So they're still trying to locate that location yet. कि physically कहाँ पे इसको reside करें. So that's why I had that question कि हम कहाँ इसको, what is heart and क्या वहाँ पे consciousness है, क्या वहाँ पे soul है, what is it? नहीं तो हम ट्रेडिशनली तो हम यही कह रहे हैं that the source of life of the physical body is the heart, the source of the personality of the soul is the heart, and the source of the spirit is the heart. But these are three different hearts because we have these planes, na? We have a physical plane, we have a psychic plane, and we have a spiritual plane. लेकिन साइकोलॉजी वाले तो ये कहेंगे कि फ्रंटल लोब में है आपकी पूरी साइकोलॉजी, पूरी पर्सनालिटी. सो वी आर सेइंग कि नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, अच्छा, अब आपका जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि माइंड का क्या फिर रोल है. राइट. तो इसमें ये सेंटर है उसके वंस के. हाँ जी, आवाज कट गई. अब आ रही है. नाउ इज गुड. ओह, बस जी आज ऐसे ही चल रहा है कुछ. हाँ, ये इसका अगर ना आए तो बताइएगा, फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा ऑन द अदर 4G पे कर दूंगा. वो ये ऐसे कहा जाता है कि as everything has two poles, so the spirit also has two poles. One is that of being and the other is that of knowledge, कह लो. Ultimately आप कहोगे the one self and दूसरी तरफ दूसरे पोल में होगा the one object. तो being and knowledge के दो poles कई दफा कहते हैं love and knowledge, but love in that higher sense, the reality of God, the two aspects of God.
हाँ, ये शायद ज्यादा आसान है कि जो सेंस ऑफ बीइंग है वो हार्ट में है, उसी रूह का, और जो उसका नॉलेज वाला एस्पेक्ट है वर्टिकल, वो आप कह सकते, उसको इंटेलेक्ट कहते हैं, मगर दैट्स नॉट द ब्रेन रियल, दैट इज सिंबलाइज्ड बाय द थर्ड आई, वो जो हिंदू विद्या लगाते हैं। मगर in spirituality both are united in the heart in fact. इसलिए मैंने जैसे आपके साथ वर्स शेयर की थी मंसूर अल्लाज की कि राइतु रब्बी बिआइनी क़ल्बी, I saw my Lord with the eye of the heart. तो वहां कोई वो तो फिर यूनिटरी विजन है शायद, वल्लाह आलम है, मुझे तो पता नहीं, मैंने पढ़ा बड़ा ही है और जो हमारे ट्रेडिशन हमें सिखाता है, मगर ये जरूर सिखाता है कि दो पोल्स हैं, एक बीइंग का है और एक ऑब्जेक्टिविटी का है, नॉलेज का है, एंड फ्रॉम वन एस्पेक्ट दे बोथ रिजाइड इन द हार्ट, बट फ्रॉम अनदर एस्पेक्ट ये जो वर्टिकल डायमेंशन है ना, अब जैसे मैंने उस दिन बात की थी कि इंसान ऐसे खड़ा हो तो उसके ये 4 अंग हैं, एंड द फिफ्थ represents the center, and that center has 2 poles. One is in the heart, which is not visible, that's the depth aspect, and the other is this mind, which is जो knowledge वाला aspect है. So is the mind connected to the gap or is the heart? नहीं, heart is the gap, connect. नहीं, in the heart both are together now, being and knowledge, and the third aspect of often is love. तो being, knowledge and beatitude भी कहते हैं, इसको हिंदू टर्म्स में कहेंगे सत चित आनंद. Reality is made up of these 3. God कह ले. Sat is being, that which is true being. Sat Chit is knowledge, and Anand is beatitude. Sat Chit Anand. तो ये 2 पोलर हो गए, इस तरह मैं समझता हूँ इसको. वर्टिकलिटी के जो एस्पेक्ट्स है वो उसमें दो पोल्स आ जाते हैं. One is rooted in God's कुदरा, God's will, in the depth वाली बात जो है will कह ले, और the other is rooted in God's knowledge, the divine intellect. तो ये क्योंकि उधर ही पोल्स उधर से. Anyway, ये कुछ थोड़ा बहुत मैं कुछ इसमें कमेंट करना चाह रहा था. प्लीज हेल्प करें, हेल्प. नहीं, वो कमेंट में ये करना चाह रहा था कि ये जो है टू नो एंड टू बी, अब ये 2 मुख्तलिफ जो हालतें हैं, वो मुख्तलिफ हालतें इस फॉर्मल वर्ल्ड में नजर आती हैं. मतलब कि मैं इसकी एग्जांपल मैंने एक मरतबा पढ़ी थी, जैसे मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज किसी शख्स ने पूरी जिंदगी कभी आम नहीं खाया, लेकिन आम के टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं सारी उसने पढ़ ली. जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज वो गेन कर सकता था ना मुताला करके, आम के टेस्ट के बारे में वो कर लिया. तो ये अब टू नो वाली हालत है. लेकिन टू बी वाली हालत कब आएगी? जब वो शख्स एक्चुअली आम को चखेगा, एक्चुअली कंज्यूम करेगा. तो वो चखने के बाद जो हालत होगी वो टू बी है. अब इस डोमेन में, फॉर्मल डोमेन में, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 स्टेट्स, टू नो एंड टू बी. लेकिन जो हार्ट इंटेलेक्ट वाली स्टेज है उसमें टू नो मीन्स टू बी एंड टू बी मीन्स टू नो. वहां आप इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. यहाँ इस फॉर्मल डोमेन में इनमें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, लेकिन हार्ट इंटेलेक्ट के लेवल के ऊपर these 2 states kind of merge together या united. To know implies to be and to be implies to know. और इसमें एक और बात मैं करना चाह रहा था कि यही जो यूनियन है नॉलेज और बीइंग का, ये सोल के लेवल के ऊपर आके फिर ये पोलराइज हो जाता है. इसका ताल्लुक ये वो जो इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन वाली बात है ना सिंबल की, उससे भी है. क्योंकि सोल जो है बेसिकली इट सिंबलाइजेस द हार्ट इंटेलेक्ट. तो वो जो इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन वाली बात थी, वो इन्वर्जन यहाँ भी नजर आती है कि जो चीज सिंथेटिकली पाई जाती है हार्ट इंटेलेक्ट में, वो काइंड ऑफ एनालिटिकली एक्सप्रेस होती है सिंबल के अंदर. तो ये सिंथेसिस और एनालिसिस का जो इन्वर्जन है, ये सिंबल के अंदर नजर आता है कि आई थिंक जो प्लूरैलिटी सिंथेटिकली पाई जाती है हार्ट इंटेलेक्ट में, वही प्लूरैलिटी या वैरायटी एनालिटिकली पाई जाएगी सिंबल के अंदर. नाउ सोल इज द सिंबल ऑफ द हार्ट इंटेलेक्ट और द स्पिरिट. तो यहाँ वो इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन वाली बात भी है. सोल के लेवल के ऊपर आपको क्या कहते हैं,
वो हार्ट इंटेलेक्ट वाला यूनियन नहीं मिलेगा बिटवीन नॉलेज एंड बीइंग। वो क्या कहते हैं, उस तरीके से यूनियन नहीं मिलेगा जिस तरीके से हार्ट इंटेलेक्ट के लेवल के ऊपर मिलता है। और कॉन्शियसनेस की जो सोर्स है वो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस जो है, जो सेल्फ जिसे कहते हैं, सेल्फ विद अ बिग एस, दैट एब्सोल्यूट सब्जेक्ट जो है बेसिकली वो सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस है एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल, अगर एवरीथिंग इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू दैट एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो असल जो सोर्स है कॉन्शियसनेस की वो वहां जाके तलाश करनी पड़ेगी। सोल के लेवल के ऊपर आपको कॉन्शियसनेस की सोर्स नहीं मिलेगी। ये मैं कमेंट करना चाह रहा था। थैंक यू। नहीं, मैं इसे थोड़ा सा उसको थोड़ा और तरह कहना चाहूंगा। The word heart and the desire also are related. Because desire, want, like, wish, usually, वो सब है जो heart की उसके साथ वो connect करती है। उसी को तो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि इस माने में हार्ट ये नॉर्मल डे टू डे है या वेस्टर्न आजकल की अवस्था से हार्ट को हम उसी से करते हैं, फीलिंग साइड से। मगर इरफानी हवाले से हार्ट स्टैंड्स फॉर द स्पिरिट विच इज बियॉन्ड फीलिंग्स। वो तो रूहानी अल्लाह ताला का एस्पेक्ट है ना, वेयर यू नो गॉड। स्पिरिट इज फ्रॉम द स्पिरिट इज गॉड इन अस ना, वो जो अल्लाह की रूह है ना, वो तो हम गाफिल हैं। तो हायर मीनिंग में हार्ट स्टैंड्स फॉर दैट। Because like sometimes you just know something, like a chatti his, you don't need any external validation or any. आपकी gut instinct आपको बताती है। वो उसका एक हल्का सा एक वो है उसका हमारे पर्सनल एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द लेवल ऑफ द सोल, दैट इज द वन इंट्यूशन जो है वो उसका रिफ्लेक्शन है इंटेलेक्ट का या हार्ट नॉलेज का एक रिफ्लेक्शन है। वो है रिफ्लेक्शन, इंट्यूशन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंड। मैं बस एक चीज कह लूं, फिर गिना कुछ कहना चाह रही। मैं ये कहना चाह रहा था कि इन द हार्ट देयर इज दिस पोल, जैसे अब्बास साहब ने कहा, द पोल ऑफ बीइंग एंड द पोल ऑफ नॉलेज। द पोल ऑफ बीइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द सोल, जिसको हम नॉर्मली हार्ट कहते हैं। जो हम फील करते हैं ना चीजें, वो हम उस पूरी स्टेट में चले जाते हैं, चाहे गम की हो या गुस्से की हो या मोहब्बत की हो। वो बीइंग का एस्पेक्ट है एज रिफ्लेक्टेड इन द सोल। सिमिलरली जब नॉलेज पोल सोल में रिफ्लेक्ट करता है तो दैट इज आवर माइंड। मेरे ख्याल से इधर बात पूरी होती है जो हम यहाँ से शुरू होते बात। तो तब सब मैं आप चीज पूछ सकती हूँ आपसे? मैं उनका क्योंकि सवाल था करके फिर आपकी बात। ये इससे रिलेटेड है। बिल्कुल जी। सारा आप मेरा पॉइंट समझिए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पे मॉडर्न साइंस में अभी लोग यही कह रहे हैं कि योर इमोशंस आर प्रोसेस्ड इन योर ब्रेन। तो मैं असल में वहीं फंसी, आई एम स्टिल स्टक। You see, I can see what you're saying. Yeah. जी बोले। मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगी सारा की जो बात है ना। हाँ चले, आप पहले लेना, आप बोले। ये एक्चुअली ये तकरीबन वही बात कर रही है सारा जो लास्ट हमारी जो संडे की क्लास थी उसमें माइंड और ब्रेन के हवाले से मैंने की थी। तो आपने उसमें 2 आर्टिकल्स शेयर किए थे। तो उसमें से एक आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा था जिसमें कोई ब्रेन एनॉमली हो जाती है किसी बंदे को और वो कोमा में रहता है कुछ ऐसा। तो उससे जो इम्प्रेशन मुझे मिल रहा था वो यही था कि we should stop looking for the source of consciousness in the physical terms, in some physical organ. तो वो जब हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की और हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिर वो होलनेस ऑफ एक्सपीरियंस जिसको हम इमोशन कहते हैं या एहसासात कहते हैं वो सिर्फ फिजिकल टर्म्स में फिर एक्सप्लेन हो नहीं सकते हैं। दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव रेड एंड So should we consider it a lost cause कि अब हम नहीं कर सकते, but this is the end? No, but देखिए हमें वो क्योंकि वो जो कह लो लेयर्ड रियलिटी का तस्वुर नहीं है ना मॉडर्न साइंस में या साइकोलॉजी में किसी में भी। जब आप उस मैट्रिक्स से अप्रोच करेंगे तो मे बी यू विल आल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन the confusions that are there because of the limitation of the world view. वो मैं इस तरह समझता हूं कि सोल इन इटसेल्फ इज अ यूनिटी ना,
अब उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसमें एक फीलिंग साइड है, हम एनालिटिकली देखें तो कह सकते हैं, और फीलिंग साइड हम कहते हैं कि जी सिंबॉलिकली हार्ट या पूरी सोल, मगर उसका जो इंटेलेक्चुअल साइड है उसको उसका जो सपोर्ट है वो ब्रेन है, ट्रेडिशनली ऐसे कहा जाता है. So at one level they are united because they are aspects of the one soul. तो वो अगर इस तरह की कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं तो उसकी एक बेसिस है, मुझे ऐसे समझ आएगी. I think हमारा framework बहुत western है, so we really want to apply things based on that, and I think ये वहाँ से stem करता है because in West we are not clear yet कि mind, soul, consciousness ये चीजें बहुत we are really confused about these things. जी इंशाल्लाह वो लास्ट टर्म में हम यही देख रहे होंगे ना कि इसकी एक हिस्ट्री है, इसका एक फिलोसफी की हिस्ट्री से इसका ताल्लुक है, फिर साइंस की अपनी हिस्ट्री भी उसी से जुड़ी हुई है. मतलब पहले आप किसी फ्रेमवर्क में ही काम करते हैं ना, ये ऐसे थोड़ी है कि मुंह उठा के चल पड़े तो आप कहीं पहुंच जाएंगे, ऐसे कभी भी नहीं होता. फर्स्ट यू डिफाइन योर एरिया एंड देन यू डिवाइस टूल्स टू स्टडी दैट एरिया ऑफ रियलिटी. आप क्या कह रही थी? हाँ जी, अच्छा मैं एक सिचुएशनल एग्जांपल दे दूंगी कि कुछ साल पहले मुझे बार ख्वाब आते रहे कि मेरी बहन चल रही है ट्रफालगर स्क्वायर में और एकदम आग नीचे से आता है, ये कुछ मुसलसल 7 दिन और वो नीचे चली जाती है. तो मैं इतनी परेशान थी, मैंने उसको फोन करने की कोशिश की, उसका फोन खराब, सास का फोन, ये सिलसिला चलता रहा. एंड eventually I got through to, और मैं उसको कहना चाह रही थी कि हर बुध को वो मेरे भाई के घर जाके रहती थी और वहां से वो ट्रेन पकड़ के जाती थी to the center of London. उसने कहा कि मुझे पता नहीं अजीब सी फीलिंग हुई और मैंने फैसला किया कि वेडनेसडे से बजाय मैं ट्यूसडे को जाके भाई के घर रहूंगी. उस बुध को 7/7 बॉम्बिंग हुई थी. तो this is something I sometimes have this. I've had this ये ऐसे करेगा और चाहे 20 साल बाद वो वही करे. सही है. तो where does that come from then? You just have to ask Imam Ghazali and he'll give you a very clear and cogent reply to that. He said he would बहुत पहले पढ़ा था, मगर पॉइंट यही, वो यही कहते हैं कि इसको एग्जांपल से या इसका एक मैनिफेस्टेशन होती है ख्वाबों में. तो एक वो कहते हैं कि जी some dreams stem from the body, some dreams stem from the soul, the mind, जो भी दिन में हुआ होता है, and some dreams come from above, from the spirit. मतलब कि कहने जा रहा हूँ कि जब हमने मैट्रिक्स नहीं बनाई थी ट्राइपार्टाइट, वो क्योंकि इंसान है ही ऐसा, तो कभी उसको जो हुजूर ने भी बताया, हमारे ट्रू ड्रीम्स जो होते हैं, they are 1/40th part of prophecy. तो वो अगर हम स्पिरिट से कट ऑफ होते तो हम तो जिंदा भी नहीं रह सकते. तो कभी कभी वो मैनिफेस्ट हो जाती है. और जितना लेकिन इसमें कोई इक्वेशन नहीं है, आप नाप तोल के एनालाइज नहीं कर सकते, but you know this is true. इस तरह मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रिसेप्टिविटी है ना टू द स्पिरिट. किसी कम किसी के ज्यादा, किसी को ख्वाब में वही चीज हो जाती है, किसी को जागते हुए हो जाती है, किसी को कैसे नहीं. तो मगर ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में सर आपने म्यूट कर दिया, आवाज नहीं आ रही है. मैं जी अब आ रही है आवाज, आपने म्यूट कर दिया था शायद. ये मेरा ना कुछ इंटरनेट कनेक्शन जरा प्रॉब्लम. सर वैसे मेरा भी एक सवाल है, अगर जिसारत करूं करने की. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. अच्छा रुक, क्या किया जाए, मैं इधर से फिर अब आ रही है आवाज.
ऑल राइट, थैंक यू। जी सर, मेरा भी एक सवाल है, अगर डॉक्टर साहब नाराज ना हो तो। नहीं करें। ये जो असल में डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह साइंटिस्ट हैं, हमारे कमरे में भी कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, ये उन्होंने उस दिन बड़ी खुल के ये वाजे कर दी बात एक्सियम्स की और साइंस की जो लिमिटेशंस हैं, और मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट एंड बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो हम जो क्लेम्स करते हैं और सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी बेसिस भी होनी चाहिए ना। सो उसकी बेसिस इवेंचुअली तो प्रॉफिट पे जाती है और उनके जो सिलसिले हैं, लेकिन हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट के टू अ नॉन रिलीजियस पर्सन के जी दिस इज द इंटरप्रिटेशन, दिस इज हाउ इट इज। क्योंकि जब हम साइंस के एक्सियम्स को बड़ा खुल्लम खुल्ला हम उसको उसके परखचे उड़ाते हैं, तो फिर हमें भी हमारे में ये हौसला होना चाहिए कि कोई भी और रिलीजन का बंदा या नॉन रिलीजियस बंदा इसकी हमारी जो इंटरप्रिटेशन है उसको चैलेंज करे, और हमारे पास कोई बेसिस होनी चाहिए। मैंने ये मेरा ये सफर है जो कि मैं कर रहा हूँ, और जाहिर है कि आप लोगों ने तो इसको समझा हुआ है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो बार बार सवाल आता है और आता रहेगा और आना चाहिए भी, कि इसकी जो बेसिस है, हाउ डू यू सेटिस्फाई दैट। क्योंकि जब तक वो आप किसी को नहीं कर सकेंगे, अब ये फॉर एग्जांपल ये जवाब नहीं दे सकते कि जी इमाम गजाली ने ये कहा था या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था। इवन जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की जो आपने बात की है, उसमें इतनी वेरिएशन है कि प्रॉफिट ने बड़ा क्लियरली कहा कि 1/40 जो है वो मतलब उसमें प्रॉफिटहुड है, लेकिन उसमें इतनी, ये भी उन्होंने साथ साथ कहा कि ये शैतान के वसवे से भी होते हैं। सो द पॉइंट बीइंग कि आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते विद ऑथेंटिसिटी। सो देन द क्वेश्चन अराइजेस कि अच्छा इफ दैट इज द केस, तो ये जो भी हम थेरीज बनाते हैं, इसको हमारे अपने लिए तो काम कर जाएगी, और मे भी अपने लिए भी हम एक सिम्त में चले जाएंगे, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी तो मुझे आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से होगी। तो ये जरा ये ऑब्वियसली ये मेरा ये जो सवाल है, कि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इसका आज जवाब मिलेगा। ये ऑब्वियसली हमारे जो 1 साल की तलाश हिकमत है उसमें ये खुलेगा, रियलिटी में स्पेशली काफी सारी चीजें खुलेंगी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मैं सिर्फ सवाल रेज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये होना चाहिए हमारे जहन में। तो अगर कोई इसका क्विक सा कोई आंसर है तो दे दें, वरना फिर इसको करते जाएंगे डिस्कस। आई डोंट नो मैं ये अपना बात आपको क्लियरली बता सकूंगा नहीं। आप मुझसे पूछ रहे हैं डॉक्टर आप अब्बास से? दोनों से या किसी भी क्लास में कोई भी हो, डॉक्टर साहब का काफी इसमें स्ट्रांग व्यू है, आपका भी माशाल्लाह है, तो ये इट्स एन ओपन क्वेश्चन। सही है। डॉक्टर साहब की शक्ल नजर नहीं आ रही, इसलिए पता नहीं है कि उन्होंने सुना नहीं सुना। नहीं जी, मैंने सुना है, मैंने सुना है। नहीं, लेकिन वो मुझे आपका क्वेश्चन असल में क्लैरिटी नहीं हो रही। बेसिकली क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए आप क्वेश्चन ये बड़ा कह रही है कि ये जो साइंस ऑफ सिंबलिज्म है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये बेसिकली आप पूछना चाह रहे हैं? ना सिर्फ साइंस ऑफ सिंबलिज्म, ये जो सारी हम ये जो चलें इसको सिंबलिज्म पे ही रख लें, इसकी ये जो तो बेसिस ट्रेडिशनल है, विजडम, ये तो यूनिवर्सल ट्रेडिशनल विजडम है, एंड दिस इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल ऑथेंटिक ट्रेडिशंस। बल्कि ये तो किसी एक ट्रेडिशन का तो जैसे कहते हैं सच उससे एसोसिएटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल विजडम है बेसिकली, प्रिमोडियल विजडम इसे कह लें, विच इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल ऑथेंटिक ट्रेडिशंस। और ये देखने के लिए कि वाकई इट इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल ऑथेंटिक ट्रेडिशंस, वो फिर आप थोड़ा सा मुताला कर लें। आपको ये जो हिकमत की बातें जो थोड़ी बहुत यहाँ डिस्कस हुई हैं इन सेशंस में, ये आपको हर ऑथेंटिक ट्रेडिशन में आपको मिलेगी। दिस इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल ट्रेडिशंस। ये बड़े यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, और ये किसी के दिमाग की इख्तरा नहीं, एक्चुअली ये डिवाइनली इंस्पायर्ड या ये रिवील्ड हैं। यही तो ये बात है कि इनका ओरिजिन डिवाइन है, इनका ओरिजिन ह्यूमन नहीं। डॉक्टर साहब मेरे यहीं पे सवाल है, और आपने वो बड़ी अच्छी कुछ रेफरेंसेस दी हैं, वो मैंने शुरू किया पढ़ना, द ग्रेट ट्रायड, और उसकी जो उसमें और भी मुझे काफी नजर आई जो मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है। सवाल ये है, सिंबलिज्म की बुक तो एक सिंबलिज्म के ऊपर तो डेडिकेटेड बुक है रेने गेनो की, सिंबल्स ऑफ सीक्रेट साइंस।
वो तो पूरी मेरे ख्याल 500 550 पेजेस की बुक है। वो भी मेरे ख्याल आपको गालिबन मेरे ख्याल उधर से मिल जाएगी, या तो वैरायटी बुक स्टोर से मिल जाएगी या नसीर बुक डिपो से मिल जाएगी मेरे ख्याल। वो नसीर मेरे पास आई डोंट ऑप्शन रिमेंबर नहीं है दी। असल में, मैं तो लाहौर में नहीं रहता, लेकिन अच्छा। पॉइंट बीइंग, लेकिन जो इससे जो सवाल आपने जो मैं अगेन मैं ये मेरा कोई क्विक आंसर मैं नहीं चाह रहा, लेकिन वैसे ही एक थॉट है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना डिवाइन की, ये तो उसके लिए वैलिड है ना जो कि डिवाइन पे यकीन रखता हो। अगर कोई डिवाइन पे यकीन नहीं रखता तो फिर द होल बेसिस इज ये तो फिर एक्सियम ही है ना, आपका एक्सियम ये है कि देयर नहीं, इज वो अ असल में डिवाइन जो लोग स्पिरिट। जी नहीं, मैं आपको बता दूं, लेकिन जो लोग ये बातें बताते हैं ना बेसिकली, उनके लिए ये एक्सियम्स नहीं होती, उनके लिए ये एक्सपीरियंस्ड रियलिटीज होती हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल रिलीजियस एक्सपीरियंसेस से वो गुजरे हुए होते हैं। वो बेसिकली उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से इन चीजों को वेरीफाई कर लिया होता है, उनके लिए ये एक्सपीरियंस रियलिटीज होती हैं। और जो मेटाफिजिशियन है वो ये कहते हैं कि यकीन है जब तक आप एक्चुअली उस प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं, अब जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो जारी बात है आप उस सर्टेनिटी के उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। ये तो पक्की बात है। ऑफ कोर्स सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेने से आप उस मकाम तक नहीं पहुंचेंगे। मेटाफिजिशियन तो इसलिए कहता ही यही है कि असल मकसद ये है कि आप एक्सपीरियंस करें, स्पिरिचुअल ट्रैवल करें। मेटाफिजिशियन जो है वो ज्यादा जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंस स्पिरिचुअल ट्रैवल को देता है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को तो वो इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। वो कहता है कि आप एक्चुअली स्पिरिचुअल ट्रैवल करें, तभी जब आप इनको एक्सपीरियंस करेंगे इन रियलिटीज को, खुद ही इत्मीनान और यकीन भी आ जाए। ठीक है, सही है। तो वही आपकी वही वाली बात है कि आम के जो जायका है उसको पढ़ के नहीं समझा जा सकता, उसको खा के ही पता चलेगा। जी लेकिन और वो जो मैं फिर हार्ट वही बात इंटेलेक्ट के करता हूँ साथ कि देखें, जो कुछ तो बेसिस जुबैर साहब वो होगी जो ना जी जुबैर साहब वो जो हार्ट इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करने वाली बात है ना, वंस यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द आई ऑफ द हार्ट, तो वहां फिर वही जो तैमूर साहब बात कर रहे थे कि वहां फिर नॉलेज और बीइंग इकट्ठे हो जाते हैं ना। जब नॉलेज और बीइंग इकट्ठे हो जाए तो फिर वो सुकून, चैन और इत्मीनान, यकीन खुद ही आ जाते, क्योंकि वहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेपरेशन नहीं रहती। इग्नोरेंस की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेपरेशन है। इन द एक्ट ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जब सेपरेशन रहे तो देयर इज रूम फॉर एरर। लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेपरेशन ही खत्म हो जाए देन देयर इज नो रूम फॉर एरर, लॉजिकली देयर इज नो रूम फॉर एरर। तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेपरेशन जो है ना, जो फॉर्मल सेपरेशन है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, वो व्हेन द आई ऑफ द हार्ट गेट्स एक्टिवेटेड तो वो सेपरेशन खत्म हो जाती, तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर यकीन आ जाता। ये जो सस्पिशन है ना, या ये जो स्केप्टिकल जिसे कह लें जो डोमेन है, बेसिकली ये वो डोमेन है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फॉर्मल सेपरेशन रहती, ये बेसिकली बात। तो ये एक्चुअली ये सारा जो स्पिरिचुअल ट्रैवल है ना, आप समझ लें ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो सेपरेशन है ना, उसी को खत्म करने का नाम है। जो अल्टीमेट रियलिटी है ना, जो एसेंस है, उसमें तो किसी किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं। द एब्सोल्यूट सब्जेक्ट इज द एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट, देयर इज नो डिस्टिंक्शन व्हाटसोएवर, नो डुअलिटी व्हाटसोएवर। इसलिए इसको अद्वैता जो कहते हैं, नॉन डुअलिटी, हिंदू मेटाफिजिक्स में ये वो मकाम है। ऑल्दो उस मकाम पे तो कोई नहीं पहुंच, जात के मकाम पे तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन स्टिल ये जो स्पिरिचुअल ट्रैवल आप समझ लें, ये ट्रैवल ही इस चीज का नाम है कि आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो सेपरेशन या डुअलिटी है उसको कम से कम करना है। बस आप ये समझ, मैं एक थोड़ी सी सेपरेशन कम होगी, ब्लास्फेमी वाली बात करूंगा, अगर कोई माइंड ना करे तो, लेकिन ये सिर्फ सवाल की हद तक है। अगर ये बातें सारी सही हैं, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल ट्रेवल्स हैं ये हर मजाहिब में रहे हैं, सो व्हाई इज इट कन्फाइंड टू हम क्यों, मे बी आप नहीं कह रहे, लेकिन इससे इम्प्लाई होता है कि हम चूंकि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो वाई उसने क्यों इसका ठेकेदार बन रहा है। बुद्धिज्म भी हो सकता है, हिंदू मत भी हो सकती है, वहां पे भी ये सारे स्पिरिचुअल ट्रेवल्स हैं इन अ डिफरेंट वे, बट देन दैट्स द वे टू गेट इट। तो फिर हम इस्लाम को क्यों इतना हम उसको करते हैं, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे ले जाते हैं, क्योंकि अब आप मेटाफिजिकल ये बात कर रहे हैं, देन मतलब फिर हम तो अपने एक्सपीरियंसेस जो हमें सिखाए गए हैं या जो हम एक्सपोज्ड हैं, हमारे लिए तो यही आसान है ना कि हम इस्लाम के थ्रू करें। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज अगर आप एक ऑथेंटिक ट्रेडिशन का हिस्सा हैं बाय बर्थ, लेट्स से आप एक ऑथेंटिक ट्रेडिशन का हिस्सा हैं जो कि इस्लाम है, तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी और ऑथेंटिक ट्रेडिशन जो है उसके फ्रेमवर्क को यूज करने की फॉर स्पिरिचुअल ट्रैवल, बिकॉज फॉलोइंग एनी वन ऑथेंटिक ट्रेडिशन इज इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग ऑल द अदर ट्रेडिशंस।
एज फार एज स्पिरिचुअल ट्रैवल इज कंसर्न। किसी एक ऑथेंटिक ट्रेडिशन को अगर आप फॉलो, उसके फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं, तो किसी और ट्रेडिशन को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन ये तो डॉक्टर साहब, ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये ऑथेंटिक ट्रेडिशन है, ये तो आपका क्लेम है। किसी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आज पैदा होता, मैं हिंदू घराने में पैदा होता, तो मेरे लिए वो एक ऑथेंटिक ट्रेडिशन होता, राइट? ये तो दिस इज ऑल रिलेटिव। जो पेरिनियल जो फ्रेमवर्क है उसके अंडर तो हिंदुइज्म जो है एक ऑथेंटिक ट्रेडिशन है। मतलब मैं पेरिनियल फिलॉसफी के जो प्रोपोनेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या कहते हैं वो, तो ये कहते हैं कि मतलब वो सिर्फ इस्लाम को ऑथेंटिक ट्रेडिशन नहीं कहते, वो कहते हैं हिंदू भी एक लिविंग ऑथेंटिक ट्रेडिशन है। मतलब एक तो होता है ना कि एक ट्रेडिशन ऑथेंटिक था लेकिन फिर वो डेड हो गया, लोग कहते हैं हिंदुइज्म इज अ लिविंग ऑथेंटिक ट्रेडिशन, बुद्धिज्म इज अ लिविंग ऑथेंटिक ट्रेडिशन, क्रिश्चियनिटी इज अ लिविंग ऑथेंटिक ट्रेडिशन, जूडाइज्म इज अ लिविंग ऑथेंटिक ट्रेडिशन। ये पेरिनियल फ्रेमवर्क के अंडर मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी सोच थोड़ी सी पेरिनियलिस्ट है, तो मेरे को फिर जो पेरिनियलिस्ट जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें पढ़े फिर आप। नहीं, मेरा देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने वाजे कर दी कि ये ना कि नाराज हो जाएं कुछ लोग, लेकिन ये चूंकि हम ये विजडम वाली, और ये मैं इस पे खत्म कर देता हूँ। असल में हम ये क्लास, हमारी विजडम की क्लास है ना, तो ये हमारे सारे सवाल हमारे पास होने चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई चूंकि हम इस घराने में हैं या हम इस उससे हैं तो देयरफॉर दिस इज द ओनली ट्रूथ। मैं ये एक बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स जब ये हम गुजरेंगे तो वी फाइंड फॉर आवरसेल्फ, और मैं आपकी आपको बात सजेस्ट सही है कि करूंगा वो जुबैर अपने साहब, एक्सपीरियंसेस से होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो सोफिया पेरेनिस, जो मेरे ख्याल आई थिंक ये से रिलेटेड जो बुक्स है ना, बेसिकली पेरिनियल फिलॉसफी से जो रिलेटेड बुक्स हैं, आप उनका मुताला शुरू करें। उसमें आपको आपके सवालों के ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जैसे ये रेने गेनो हैं, फ्रिदॉफ श्वान हैं, उसके बाद और भी काफी मशहूर हैं। आई थिंक सैयद हुसैन नसर ने भी, उनकी भी कुछ राइटिंग्स जो हैं वो हैं इसी तरफ टिल्ट होती हैं। तो आप इन ऑथर्स की किताबें पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको आपके मोरल सारे सवालों के जवाब मिल जाए। सही, ठीक है, चलें, मैं इस पे खत्म करता हूँ। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। हाँ, ठीक है। थैंक यू जुबैर साहब, आपकी बात पे मेरा एक कमेंट है जो मुझे, आप कह रहे थे कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो मुझे अल्लामा इकबाल का आर्गुमेंट याद आ रहा था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम पे, जिसपे वो मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, और वो इसी तरफ निशानदेही कर रहे थे कि ये जो एक्सपीरियंस होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इनटू वर्ड्स, राइट? But at the same time, he was arguing that people from across cultures, across religions have had these experiences in which they experience the oneness of the universe. So for him, that was the authenticity of the prevalence of that experience. मैंने उसको डिनाई नहीं मैं कर रहा, ये मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है कि इन सारे एक्सपीरियंसेस से में different cultures, different religions will have their different interpretations and experiences. So हम एक तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि हम एक्सपर्ट एक ही चीज के हैं, हम बाकियों के हम क्लेम नहीं कर सकते फॉर अस दिस इज इट। लेकिन क्या बाकियों को डिनाई कर दें? मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं अपनी पूरी अगर लाइफ भी लगा दूं टू टोटली अंडरस्टैंड ऑल द रिलीजन्स एंड ऑल दैट, वो नहीं है, किसी के पास भी शायद टाइम नहीं है। तो वो एक डिसीजन तो मुझे करना पड़ेगा अपने लिए, और वो तो साथ साथ आप जैसे जैसे करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। वैसे मैं एक तो ये दिस इज जस्ट किसी को मैं किसी डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा हूँ, ना अपने आप को किसी डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग, दीज आर ओपन क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने बताया कि सईद अब्बास साहब ने कि इट्स अबाउट ऑल, मतलब आप लार्जर फ्रेमवर्क में देखें कि आप लार्जर फ्रेमवर्क वही है कि पेरेनियल्स वर्सेस द मॉडर्निस्ट, ठीक है, एज कम्पेयर्ड और वेरी साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग एंड नॉलेज। तो जो साइंटिफिक अप्रोच है वो बहुत मैटर तक महदूद है, बट पेरेनियल्स जो है उसमें डिफरेंट ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट्स है, जैसे उन्होंने बताया फर्दर कि वो बुद्धिज्म भी है, उसमें इंडिजिनस थॉट भी है, स्पेशली अमेरिका के इंडिजिनस ट्राइब्स पे बहुत लोगों ने काम किया है। इसके अलावा आपकी ये जो हिंदू ट्रेडिशन है बहुत ज़्यादा, फिर इस्लामिक ट्रेडिशन इज़ वन ऑफ दी स्ट्रैंड, इट्स नॉट दी ओनली स्ट्रैंड।
So अगर आप holistically समझना चाहते हैं तो then I think he really suggested some good authors. नहीं, मैं तो होलिस्टिकली हाँ, जुबैर साहब, वो मुझे आपकी नो मतलब आपकी बातों से जो आपका वो एक रुझान नजर आया ना, जो मैंने अखज किया, तो उसके मुताबिक मैंने आपको कहा कि आप जो पेरिनियल फिलोसफर थे ना, उनकी किताब नहीं पढ़े। मतलब ये आपके लिए, नॉट फॉर एवरीवन। सही। अच्छा, एक और बात मैं कमेंट करना चाह रहा था, वो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड। एक्चुअली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है जिससे हम रिलेट करते हैं, ये एक्चुअली जो एब्सोल्यूट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है ना, उसकी रिफ्लेक्शन है इन द प्लेन ऑफ द सोल। तो वो जो सोल में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी कुछ होता है सोल के लेवल के ऊपर, those operations, they are not the actual cause of this individual consciousness. वो सिर्फ support, they are vehicles and support for this reflection to take place. और वो रिफ्लेक्शन किसकी है? मतलब आप सोल को समझ लें एक मिरर है जिसमें यूनिवर्सल एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है। जब उस सोल के मिरर पे जब वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, तो एट द लेवल ऑफ द सोल इट अपीयर्स एज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली ये हमें जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जिससे हम नॉर्मली रिलेट करते हैं, इट इज द रिफ्लेक्शन एट द ऑन द प्लेन ऑफ द सोल ऑफ दैट यूनिवर्सल एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो इसका जो ओरिजिन है ना, वो सोल के लेवल के ऊपर या माइंड के लेवल के ऊपर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि माइंड या सोल के लेवल के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, दे आर सिंपली व्हीकल्स एंड सपोर्ट फॉर दिस रिफ्लेक्शन, दे आर नॉट द एक्चुअल कॉज फॉर दिस रिफ्लेक्शन। तो मैंने कहा ये भी मैं कमेंट कर दूं कॉन्शियसनेस के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं उनका फोकस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के ऊपर है। जारी बात है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में तो गालिबन शायद वो आई डोंट थिंक सो वो बिलीव करते होंगे, आई डोंट थिंक सो उनका जो मेथड ऑफ इंक्वायरी है वो उनको अलाउ करता होगा कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की वजूद का इकरार करें। आई डोंट थिंक सो। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे एक और भी है ना कि देयर इज नो कॉन्वर्सेशन हैपनिंग इंटरडिसिप्लिनरी। हर कोई अपने साइलोज में बैठा हुआ है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग से काम कर रहे हैं। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया। यही ये भी बहुत बड़ी वजह है, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, बेसिकली ये बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है। फिजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट ये सारे लोग आपस में बात करना शुरू करें तो मे बी विल गेट समवेयर। हाँ, इंशाल्लाह। वेरी गुड डिस्कशन। अब हमें टाइम को भी देखना है, और हसन का बड़ा अच्छा कमेंट आया है युंगियन उसमें, क्योंकि यही मसला उसने देखा कि तो दुनिया के हर तरफ वही सिंबल्स हैं, और बुनियादी तौर पर जो मुख्तलिफ मिथ्स और स्टोरीज हैं वो मैसेज आर्कीटाइप्स वही हैं। तो ये उसने उसका जवाब निकाला, उसने मगर उल्टा जवाब निकाला। उसने कहा कि ये कोई प्री सबकॉन्शियस में कोई ये यूनिटी है, क्योंकि उसने इवोल्यूशन से जोड़ा, जबकि नहीं था ना। हाँ, एट द एंड ही डिडंट वांटेड टू बिलीव, ही वाजंट अ बिलीवर। तो ट्रेडिशन ये कहता है कि उसने पूरी एनर्जी लगाई। वो तो आप, मैं बयान नहीं कर सकता, कभी आपसे जरूर शेयर करूंगा कि उसका प्रोजेक्ट असल में क्या था। वो तो बहुत हौलनाक प्रोजेक्ट था। इट वाज एनीवे, आई वोंट गो इनटू दैट राइट नाउ। उसके अपने कंटेंट से पता चल जाता है कि उसका क्या प्रोजेक्ट था। मगर ट्रेडिशन ये कहेगा कि जो सोर्स ऑफ यूनिटी इज द स्पिरिट व्हिच इज वन एंड नॉट द साइकी। तो ये हसन की बात का मैं वो रिस्पांस दे रहा हूँ। असल में बॉटम लाइन ये है कि until and unless you experience these higher realities, आपको इत्मीनान, चैन, सुकून और यकीन नहीं आएगा। ये पक्की बात है। ये फॉर्मल डोमेन में रहते हुए डॉक्टर उमैर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनकी बात सुन। जी जी, मैं डॉक्टर साहब से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाह रहा था। मैंने फ्रिथ्योफ शॉन, मार्टिन लिंग्स और उनको रेनी गनो को थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैं वैसे मेरी क्वेरी थी कि मॉडर्न ट्रेडिशनलिस्ट्स में एक तो वो प्राइमोर्डियल रिलीजन, ट्रांसेंडेंट यूनिटी ऑफ रिलीजन और अंडरलाइंग रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट है। क्या विद इन मॉडर्न ट्रेडिशनलिस्ट ऐसे लोग भी हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मतलब एक ही ट्रेडिशन को ऑथेंटिक मानते हैं और किसी और को नहीं मतलब मानते? आपने तो एक उसका जिक्र किया, वो तो नहीं, मुझे इतना पता है कि जो पेरिनियल फिलॉसफी के जो मानने वाले हैं ना, वो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसी कोई बात करते हैं।
वो ये नहीं कहते कि मिसाल के तौर पर सिर्फ इस्लाम ही इस वक्त एक ऑथेंटिक ट्रेडिशन है। मैं पेरिनियल फिलॉसफी के मानने वालों की बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं कहते। जी हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी एक ट्रेडिशन, ऑथेंटिक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको किसी और ऑथेंटिक ट्रेडिशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं। वो ये नहीं कहते कि आप कुछ इस ट्रेडिशन से ले लें, कुछ इससे ले लें, इसमें वो बिलीव नहीं करते। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ इस्लाम ही सिर्फ एक ऑथेंटिक ट्रेडिशन नहीं है लिविंग, उसके अलावा भी है। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि आपको सिर्फ एक ही इससे जुड़ जाएं तो ऐसे ही है जैसे आप सबसे जुड़ गए बेसिकली। वो ये बात, तो ये बहरहाल ख्याल रखना जरूरी है। मेरी बहरहाल अंडरस्टैंडिंग यही है, जो पेरिनियल फिलोसोफर्स का जो स्टैंस है, आई बिलीव वो यही। जी ठीक, थैंक यू। रीना आप कुछ कहना चाहेंगे? I just wanted to comment on this कि एक हर रिलीजन, क्योंकि गुफ्तगू हो रही है कि ये ऑथेंटिक मानते हो, कैसे प्रूव करें। हर मजहब के दो एस्पेक्ट है, रिचुअलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक। तो जो शख्स उस तरफ, चाहे वो कोई क्रिश्चियन हो, बिशप है, बुद्धिस्ट है, मंक है, तो वो एक्सपीरियंस करता है बिकॉज आर्किटाइपल वही पैटर्न जो प्रोटोटाइप सबके अंदर है, अगर फॉलो करता है तो फिर हम डिफरेंट लेबल्स दे सकते हैं कि इस मजहब के नीचे है, ये इस मजहब के, लेकिन बेसिक यूनिटी वहीं पे सबके अंदर है। और दूसरे ये कि जो बहुत से औलिया सूफिया थे, जिस वक्त उनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल यूं कहने की बहुत पर्सनल थे, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसा आइडेंटिफाइंग चीज थी। मतलब जुनैद बगदादी कह देते बाकियों को कि जी तुम सब झूठ बोलते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और गजाली कह देते हैं, और इब्न अरबी कह देते हैं, और बड़े बड़े ये सब एक दूसरे को कह देते हैं कि हो ही नहीं सकता। तो एक्सपीरियंस पर्सनल जरूर है, जर्नी स्पिरिचुअल, जो हाइट्स लेवल्स ऑफ अटेनमेंट टुवर्ड्स गॉड, डेफिनेटली जर्नी पर्सनल, लेकिन उस जर्नी की पर्सनल एस्पेक्ट्स में भी कुछ ऐसी है जो कि आप पहचान सकते हैं। तो लफ्ज है तजल्ली देखी, फूल देखा, कुछ आप उसको निगेट नहीं कर सकते, कुछ आपने भी उस आम का मजा चखा। वो दोनों को बर्ड्स की वजह से कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आइडिया हो जाए। So I just wanted to comment on that.